हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता और मैं एक कंसल्टेंट क्लासिकल होम्योपैथ हूँ हर्षनगर कानपुर से। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका टॉपिक फैटी लीवर है और हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि फैटी लीवर के मुख्य कारण आजकल क्या हैं और उसके लक्षण क्या हैं और इसके अनुसार होम्योपैथिक उपचार क्या है इसका। अभी हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा इस समय फैटी लीवर का क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। फैटी लीवर अचानक से कभी किसी को डायग्नोज नहीं होता है। अभी जितने भी लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, जब भी उनकी रिपोर्ट आती है तो अक्सर देखा जाता है उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो भी लिखा हो रहा होगा। मैक्सिमम लोगों को डायग्नोसिस इसी तरीके से होती है फैटी लीवर की कि अल्ट्रासाउंड कराने गए थे और उसे पता लगा फैटी लीवर लिखा हुआ है। तो आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा इस समय चलन में है, इसके कारण क्या है, उसको समझने पर पहले हम लोग थोड़ा सा लीवर के बारे में समझते हैं कि आखिर लीवर की फंक्शनिंग क्या है और ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका कि ख्याल हम लोगों को बहुत रखना चाहिए। बेसिकली अगर लीवर के बारे में हम लोग जाने तो आप ABCDE से समझ सकते हैं कि लीवर की फंक्शनिंग क्या है। ए से बता रहे हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके इंटरनल मेटाबॉलिज्म या शारीरिक क्रिया को प्रॉपर मेंटेन करने में, और इसका भी जो प्रोडक्शन होता है वो लीवर से ही होता है। दूसरा जो बाइल का सेक्रीशन है वो भी लीवर से ही है। और अगर तीसरा बात करते हैं सी से क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम में, ये सारे प्रोटीन लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं। चौथा जो इसका मुख्य एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन। जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं या जो भी चीज़ हमारे शरीर में जाता है, आखिर उसका जो डिटॉक्सिफाई होता है या उसमें से सेग्रीगेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो भी लीवर में ही होता है। इसके अलावा एक लीवर का एक और बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है जो कि स्टोरेज ऑफ एवरीथिंग। जो भी हम खाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसका स्टोरेज भी लीवर में होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं विटामिन्स A, D, E, K या विटामिन B12, ये सारे विटामिन्स के स्टोरेज लीवर में है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स के भी जो है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, इन सब का भी भंडारण लीवर में ही होता है और समय समय पर जब ज़रूरत होती है तो यह शरीर में जो है यूज़ हो जाता है। तो बेसिकली ये सब फंक्शन थे लीवर के। ABCDE से मैंने बताया आपको कि किस तरीके से एल्बुमिन का प्रोडक्शन होता है, बाइल का प्रोडक्शन होता है और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन है और फिर जो स्टोरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब अगर हम लोग जानें कि अगर आपके लीवर के वजन से 5 से 10% तक एक्सेस ऑफ फैट अगर स्टोर हो गया है तो दैट इज़ कॉल्ड फैटी लीवर। लीवर का जितना भी वजन होता है लगभग 1.5 किलो के आसपास में, अगर उसका 5 से 10% का फैट एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो गया है तो दैट व्हाट वी कॉल फैटी लीवर हो गया है। और इसी चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे कि फैटी लीवर किस तरीके से एक बहुत ही साइलेंटली और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है आपके लीवर को डैमेज करने में अगर सही से ख्याल न रखा जाए तो। फैटी लीवर मुख्यतः 2 प्रकार से हैं। एक अल्कोहल इंड्यूस्ड है जिसको कि अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं, और जो दूसरा है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है जिसको NAFLD भी बोलते हैं। हम लोग जो यहाँ मुख्य चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं और इसका होम्योपैथिक उपचार क्या है और किस तरीके से हम लोग अगर सही भोजन करें और सही से लाइफस्टाइल मॉड्यूलेट करें तो रिवर्स कर सकते हैं काफ़ी हद तक इस फैटी लीवर को। यही फैटी लीवर है जहाँ तक अगर बेसिकली अगर आपके आया है ग्रेड 1 है या फिर माइल्ड टू मॉडरेट फैटी लीवर है तो यहाँ तक कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेकर के इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो यही फैटी लीवर आगे चल करके एक नैश की अवस्था डेवलप करता है।
NASH जिसको बोलते हैं, या फिर जो है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस भी बोलते हैं। यहाँ पर अभी तक सिर्फ लीवर में फैट एक डिपोजिशन था जो एक्सेस फैट था, 5 to 10% ऑफ इट्स वेट्स। नाउ जो सेकंड इसका स्टेज आया है वो नैश की अवस्था आई है, जिसमें कि लीवर में इन्फ्लेमेशन आने लगा है और यहाँ से कई बार लीवर में टाइटनेस डेवलप होने लगती है। तो यह समझना पड़ेगा हमको कि अगर नैश की अवस्था डेवलप हुई है तो किस तरीके से इसको सही उपचार के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा या फिर एक्सरसाइजेस के द्वारा इसको मैनेज किया जाए। अगर यहाँ पर भी हम लोग लापरवाही बरतते हैं या सही से इसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आगे की अवस्था जो डेवलप होती है उसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस में लीवर में टाइटनेस बढ़ जाती है, फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्कारिंग ऑफ टिश्यूज़ भी हो जाता है, जिसके कारण लीवर की फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है और यहाँ पर आपको उपचार कराना ही है। अगर यहाँ पर आपने लापरवाही बरती या सही से उपचार नहीं लिया तो आगे चल कर के यही नैश की अवस्था जो कि एक तरीके से सिरोसिस में डेवलप हुई थी, अब सिरोसिस जो है कैंसर में भी चेंज हो सकती है। तो इन सब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरीके से हम लोगों को इस अवस्थाओं को मैनेज करना है, आइदर विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और विद द हेल्प ऑफ एनी होम्योपैथिक और एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके के लोग या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इस फैटी लीवर के, क्या कारण हैं जिनके होता है फैटी लीवर, या फिर किस तरीके के लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि फैटी लीवर ऐसा नहीं है कि सभी को हो जाता है, लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो लगभग 20 to 30% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन जो कि एक एडल्ट एज है उसमें से इतने लोगों को फैटी लीवर होगा अगर एक रेंडमली अल्ट्रासाउंड करा करके चेक किया जाए तो। हम लोग समझते हैं कि किस तरीके के लोगों को होता है। बेसिकली आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, 5 बातें जो कि एक रिस्क फैक्टर समझ लीजिए या फिर एक कारण समझ लीजिए। जो है पहला ओबेसिटी, यानी कि जिन भी लोगों में मोटापा ज़्यादा है वो लोग एक प्रोन टू है फैटी लीवर डिजीजेस के। सेकेंडली जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये भी लोग काफ़ी प्रोन टू है फैटी लीवर डिजीज़ डेवलपमेंट में। अगर इनका शुगर अनियंत्रित है तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के प्रति प्रोन टू हो जाते हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ होगा और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीड भी कर सकता है। तीसरा मुख्य कारण या रिस्क फैक्टर है इसका जिनके शरीर में हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया है, यानी कि वसा की मात्रा ज़्यादा है, जिसको कि हाइपरलिपिडीमिया भी बोलते हैं, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज़्यादा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस चीज़ को प्रमोट करता है। चौथा हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उन लोगों में भी देखा गया है कि यह समस्या काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाती है और यह आगे प्रोसीड करती है अगर अच्छे से इसका ख्याल न रखा जाए तो। पांचवा एक और मुख्य कारण है, जो लोग किसी कारणवश या कोमॉर्बिड डिजीज़ के कारण कोई मेडिसिन लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग समझें कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो वैल्प्रोइक एसिड पर है, या फिर कोई सोरियाटिक पेशेंट है जो कि मेथोट्रेक्स पर है, या फिर इसी प्रकार से विभिन्न तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो कई बार ये भी दवाइयाँ आपके शरीर में फैटी लीवर की कंडीशन को स्टिमुलेट करती हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कारण है जिसमें से कि आपको कोमॉर्बिड कंडीशन में कुछ भी नहीं है, ना इधर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ना ओबेसिटी है आपको, ना शुगर की समस्या है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं आप जो दवा खा रहे हैं उसके कारण तो नहीं आपका फैटी लीवर डेवलप हो रहा है। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने डॉक्टर से मिलिए, दवाइयों में अपने बदलाव करवाइए या जो भी उचित स्टेप हो सकता है वो लीजिए। तो बेसिकली ये 5 स्टेप है या रिस्क फैक्टर्स हैं जो देखा गया है कि इन लोगों में प्रोन टू रहते हैं फैटी लीवर डिजीजेस का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिन भी लोगों को अगर हेपेटाइटिस सी है तो ये अवस्था भी एक आगे चल करके फैटी लीवर डिजीज़ को प्रमोट करती है। अगर हम लोग लक्षणों की बात जहाँ तक करते हैं कि फैटी लीवर के लक्षण क्या हैं, तो आपको एक बात जानना पड़ेगा कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ या फिर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा कोई इसके लक्षण भी नहीं होते हैं कि आम आदमी को पता चल सके कि उसको क्या बीमारी है। लेकिन कुछ लोगों में जो फ्यू ऑफ द सिम्टम्स जो कि लक्षण डेवलप होते हैं उसमें जानना बहुत ज़रूरी है
कि उनके लगभग देखा जाता है कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और इसके अलावा दाहिने तरफ अगर ऊपरी एब्डोमेन की तरफ देखा जाए तो इस तरफ दर्द उनको या फिर भारीपन या अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जो ये 2 लक्षण हैं मुख्यतः। इसके अलावा अपच हो गया, या फिर अगर थोड़ी सी परेशानी या फिर फैटी लीवर की अवस्था बढ़ी हुई है तो इंडाइजेशन के साथ नौजिया व वॉमिटिंग भी फील होता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, अगर आपको इस तरीके के लक्षण लगते हैं कि आपको राइट पार्ट ऑफ द अपर एब्डोमेन में भारीपन या फिर एक असहजता महसूस होती है, और इसके साथ साथ आपको बहुत थकान महसूस होती है, और कई बार अपच की समस्या है, या फिर नौजिया या वॉमिटिंग इस तरीके का सेंसेशन है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आपके डॉक्टर कुछ इन लक्षणों के आधार पर और कुछ ब्लड टेस्ट करवा करके आसानी से ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ है तो उसकी अवस्था क्या है और क्या हम लोग उचित उपचार किया जा सकता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इसके टिपिकल टेस्ट नहीं होते हैं। जो फर्स्ट है वो एक तरीके से आपका फास्टिंग लिपिड एक चेक कराया जाता है, ब्लड टेस्ट, और दूसरा एक LFT या फिर लीवर प्रोफाइल टेस्ट। ये 2 बेसिक टेस्ट हैं जिसके द्वारा आपके डॉक्टर को पता लगाने में एक ईजी हो जाता है कि क्या चल रहा है अंडरलाइंग मैकेनिज़्म। इसके अलावा जहाँ तक बात करते हैं, एक जो तीसरा है इमेजिंग में, वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी आजकल बहुत कॉमन है और लगभग हर कस्बे तक या छोटे शहरों में भी इसकी उपलब्धता काफ़ी है। तो अगर सिंपल अल्ट्रासाउंड भी कराया जाए तो उससे एक मोटा मोटी हमको आइडिया लग जाता है कि फैटी लीवर का क्या ग्रेड चल रहा है। और बाकी तो आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि अगर इसकी अवस्था काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़े सोफिस्टिकेटेड आपका डायग्नोसिस कर सकते हैं, या कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़, जैसे कि आजकल फाइब्रो स्कैन है। फाइब्रो स्कैन एक डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण आपके लीवर की स्टेजेस और उसके बारे में पता लग पाएगा कि स्टिफनेस या टाइटनेस कितनी है, या फिर जो फाइब्रोसिस हुई है, स्कारिंग है, वो किस अवस्था में है। तो इन सब बातों से आपको आसानी से काफ़ी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, और इन लक्षणों से कि फैटी लीवर की अवस्था क्या है या आप किस तरीके से इसका उपचार ले सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही कि अब इसके उपचार की, तो बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अप्रोच ही इसके बारे में गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से होम्योपैथी भी आजकल बहुत ज़्यादा सुरक्षित और कारगर है फैटी लीवर में। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह है कि कोई भी जैसे चीज़ आप लेते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि लीवर की फंक्शनिंग में आप जो भी चीज़ लेंगे लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा और किडनी फिल्टर करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में इस तरीके की कुछ भी केमिकल्स नहीं रहते हैं कि लीवर जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़े। तो एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया हो जाती है कि सैद्धांतिक क्लासिकल होम्योपैथी में इसका उपचार बहुत ही सुरक्षित है। और एक बात और, अगर आप लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं फैटी लीवर के लिए, तो आपको एक बात समझनी होगी कि होम्योपैथी में बीमारी के नाम से आपको दवा नहीं दी जा रही है कि फैटी लीवर हो गया तो उन 10-15 दवाइयों में से किसी एक का चयन करके आपको दे दिया जा रहा है। इस तरीके की पद्धति में या जिस क्लासिकल होम्योपैथी के तरीके की पद्धति में आपको एक व्यक्तिपरक चिकित्सा होती है, जिसमें से कि जिस व्यक्ति को भी कोई भी समस्या या फैटी लीवर से ग्रसित है उसके मूल कारण को समझ करके और उस व्यक्ति विशेष के स्वभाव व्यवहार या फिर उसके जनरल कॉन्स्टिट्यूशन को समझ करके और टोटलिटी ऑफ सिम्टम या संपूर्ण विश्लेषण करके दवा का निर्धारण होता है। और इन दवाइयों के निर्धारण से कम आपको इतना बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि लक्षणों में तो आराम मिलता ही मिलता है, साथ में आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी होती है वो रीस्टोर होती है। तो एक तरीके से आपका होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है जिससे कि ऑल ओवर डेवलपमेंट और पूरे शरीर का एक तरीके से रीस्टोरिंग ऑफ फंक्शनिंग हो जाता है और शरीर काफ़ी हद तक पहले से अच्छा आप महसूस भी करते हैं और आपकी बीमारी भी पहले से बहुत फास्ट और इजी वे में क्योर हो सकती है। वैसे तो फैटी लीवर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर प्राइमरी स्टेज में है, अगर देखा जाए तो सिर्फ फैटी लीवर की अवस्था है और अगर आगे प्रोसीड नहीं की गई है तो सिर्फ हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर डाइट एंड रेजिमेन में चेंज करके इस बीमारी को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन
अभी के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो या सेशन जब भी हम लोग करेंगे तो वो वीडियो इसी टॉपिक पर होगा कि इस फैटी लीवर की बीमारी को डाइट एंड रेजिमेन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल के ज़रिए किस तरीके से हम लोग ईजिली रिवर्स कर सकते हैं और काफ़ी हद तक फ्री ऑफ सिम्टम्स भी रह सकते हैं और आपकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी भी इससे कंट्रोल हो सकती है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा अगर कंट्रोल ना हो ये परेशानी तो किस तरीके से और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकती है। अभी के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, बाद में इस चीज़ को हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।